समझा देगा क्या है क्या नहीं है। एकदम इजी चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, वेरी इजी चैप्टर, कोई इसमें हार्ड वाला चैप्टर का मामला है नहीं। आपको लाइन बाय लाइन तुम्हारा भाई पढ़ाएगा, A to Z चीजें पढ़ाएगा। दिक्कत देने की कौन ही जरूरत भाई, है ना, दिक्कत देने की जरूरत कौन ही। आपकी चरणों में मुंडी पटक पटक के प्रणाम, तो हाथ पटक पटक के तुमको बेटा आशीर्वाद है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, बहुत बढ़िया तरीके से मेरे बेटा, क्या बात है। कमरे में रहने दो, कैमरे में रहने दो, कैमरा ना हटाओ, कैमरा हट गया तो क्लास बंद हो जाएगी। देखो बेटा, आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले इसका भावार्थ। काला पेन नहीं चाहिए मुझे, काले काला हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। चलिए भावार्थ पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, कवि परिचय पढ़ेंगे और एमसीक्यूज भी साथ में पढ़ेंगे मेरे भाई। मतलब आप लोगों को सारी की सारी चीज पढ़ा दूंगा, साथ में व्याख्या भी देता हूं मैं। आपको पता है सप्रसंग व्याख्या, बेटा ये चीज इसको इग्नोर नहीं करना है। सप्रसंग व्याख्या भी आपको मैं साथ ही साथ गेले गेले दे दूंगा मैं इसकी। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, बड़े तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं किसी भी चीज की। तो कैमरे में बंद अपाइज अपन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये बेचारा बापड़ा, ये रोने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन ये रोया नहीं था। अब मैं बताऊंगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा आपका 1 नंबर का, लिख के ले लो भाई। क्या बनेगा कि प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाइज कहां से ली गई है? जो लोग भूल गए हैं इस काव्य संग्रह से ली गई है। जो लोग भूल गए हैं इस काव्य संग्रह से ली गई है। ये स्टार लगा रहा हूं, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। स्टार क्यों लगाया? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। समझ में आ गई आपको लाडले? 5 स्टार लगा रखे। जो लोग भूल गए हैं कविता संग्रह से, काव्य संग्रह से ली गई है, जिसके रचयिता हमारे क्या है मेरे बेटा? रघुवीर जी सहाय हैं। अपाहिज आदमी क्या होता है? अपाहिज आदमी वो होता है कि जिसके पांव नहीं है और वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। जिसके पांव नहीं है, पैर नहीं है और वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। ये चैप्टर आपको एकदम क्रीम, एकदम चुम्मेश्वरी चीज जिसे कहते हैं अपन, इतना प्यारा समझा दूंगा तुमको कि मजा आ जाएगा। ठीक है, और हाँ 2.0 भी स्टार्ट हो गया आएगा अपना पेज बेटा। 2.0 पेज भी स्टार्ट हो चुका आएगा। 2.0 पेज में थोड़ा बेटा अपना मामला 2x स्पीड से चलता है, थोड़ा बढ़िया तरीके से, वो जल्दी पेज खत्म होता आएगा, है ना। तो उसको भी अपन अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है सर, आपने परिचय नहीं पढ़ाया, परिचय पढ़ा दूं पहले? चलो ठीक है, तुमने जैसा बोला, तुम बोले यार जान दे दूंगा तुम्हारे लिए यार, ले कभी परिचय पढ़ते। रघुवीर सहाय जी की जय हो। ये रघुवीर सहाय, चलो रघुवीर सहाय को पढ़ाते। ये रघुवीर सहाय बेटा 1 नंबर आदमी। हाँ ठीक है, देखो करें स्टार्ट। तो रघुवीर सहाय जी को हम पढ़ने वाले हैं, यहां पर बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करें, चलो। तो रघुवीर सहाय क्या थे बेटा? रघुवीर सहाय मेरे भाई ये जो थे, तो एक तरीके से सबसे पहले बात करते हैं, रघुवीर सहाय अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के कवि है। देखो अज्ञे जी ने सप्तक बनाए थे, मतलब 7 ईरा बताए थे, जिसमें इन दूसरा सप्तक में बहुत सारे कवि थे। 7 कवियों का एक संग्रह बनाया था अज्ञे जी ने। हीरानंद, सचिनानंद, वासयन अज्ञे जी थे, उन्होंने 7 कवि का एक संग्रह बनाया था। सॉरी, एक संग्रह होता है। पहले काव्य संग्रह किसे कहते हैं? जिसमें काव्य रचनाएं होती है उसे बोलते हैं काव्य संग्रह, है ना। काव्य संग्रह किसे कहते हैं? जिसके अंदर क्या होती है, इसे क्या हो गया यार, छोड़ो, अरे कने क्या हो गया, इसको छोड़ो। काव्य संग्रह मतलब कि जिसमें क्या होती है भाई, रचनाएं होती है, कवि को उसको बोलते हैं काव्य संग्रह। लेकिन इन्होंने बनाया था कवि संग्रह, जिसके अंदर दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, ऐसे करके 7 कवि थे। इनके कवि हैं ये। इनका जन्म हुआ था 1929 में और लखनऊ में हुआ था। इनकी कविता साफ सुथरी, सरल, एकदम बढ़िया चीज से चलती हुई है। ठीक है, कृतिमत्ता अर्थ में नहीं है। अब बताता हूं मैं इनके इसमें और क्या क्या लिखना है तुम लोगों को। इन्होंने घर मोहल्ले के चरित्र पर अपनी कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया है। साथ साथ इन्होंने हत्या पे लिखा, लूटपाट पे लिखा, आगजनी, छल छद्म, इसके साथ राजनीति पे भी इन्होंने चीजें लिखी है। ठीक है, साथ साथ बोलते हैं भाई कि उन्होंने संसार से सारे दर्दों को मिटाना चाहते थे वो, कि भाई सारे सारे दर्द मिट जाए इससे। ठीक है, इसके साथ साथ जीवन की उन्मुखता और मानवीय संवेदना के साथ साथ जीने की ललक इनके अंदर है। ठीक है, इनके काव्य संग्रह पूछे गए थे 2025 में।
2025 का क्वेश्चन आता है बेटा आप लोगों के सामने कि रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह बताइए, तो आत्महत्या के विरुद्ध पहला इनका काव्य संग्रह है, दूसरा है सीढ़ियों पर धूप, और तीसरा है लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए से चैप्टर लिया गया हमारा कैमरे में बंद अपाहिज। ये 3 इनके काव्य संग्रह भी आप लोगों को साथ साथ ही याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मेरी बात समझ में? 3 इनके काव्य संग्रह आप लोगों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में, ये ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। और ये भी पूछे जाएंगे कौन से सप्तक के कवि हैं? दूसरा सप्तक के। रघुवीर सहाय कौन से सप्तक के कवि हैं? दूसरा सप्तक के कवि है। ध्यान रखना ये पूछा जाता है। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक ऐसे कवि बनाए थे। सप्तक किसने बनाया था? सप्तक मतलब 7 कवियों का एक संग्रह। सप्तक मतलब 7 कवियों का एक संग्रह जिसमें बहुत सारी रचनाएं की गई थी, जिसमें धर्मी भारती हुए, भवानी प्रसाद मिश्र हुए, रघुवीर सहाय हुए, और भी बहुत सारे कवियों थे जो इसमें पूरे संग्रह में थे। क्लियर? रघुवीर सहाय जी का क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कब पैदा हुए थे, डेट पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछते हैं। एमसीक्यूज के जरिए मैंने आपको यहाँ पे सारे स्टार लगा दिए, ये पूछ सकते हैं। और 25 में ये भी पूछा गया था। सारी चीज मैंने आपको बता दी मेरे भाई। आप लोगों ने एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ा करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है यार मेरे बेटा, तू टेंशन मत लिया कर यार, है ना। और जो मैं तुमको एक क्लास नोट देता हूं, इसके क्वेश्चन आंसर करा करो, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों के अपकमिंग यानी 2027 के क्वेश्चन बन सकते हैं। जब आप एग्जाम देने जाओगे वहां पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं मेरे भाई। आई मेरी बात समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कमेंट करता हूं मैं ऑफ, और अपने इस चैप्टर को पढ़ाता हूं तुमको बहुत ही तगड़े तरीके से। ठीक है, हमारी पहली बात भी हुई थी कि हम चैप्टर के साथ साथ सप्रसंग व्याख्या भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि चैप्टर में आपको पढ़ाता हूं पद्यांश, पद्यांश के साथ ही उसकी व्याख्या कंप्लीट करते हम चले जाएंगे। इधर पद्यांश पढ़ेंगे, इधर व्याख्या कंप्लीट करेंगे, पद्यांश पढ़ेंगे, व्याख्या, पद्यांश, व्याख्या, ऐसे करके आपका पूरा चैप्टर में व्याख्या भी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कि हम चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ व्याख्या भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो दोनों चीज हमारे साथ में कंप्लीट हो रही, कलेक्टिवली कंप्लीट हो जाएगी। दिक्कत हमको किसी भी चीज की आएगी नहीं। क्लियर मेरे भाई? बाकी आप नोट्स से पढ़ लिया करो, नोट्स में पढ़ना जरूरी होता है। मैं आपको यहां पर पूरे चैप्टर को इजी में बता दूंगा, ऐसा बताऊंगा तुमको बहुत मजा आएगा मेरे भाई। क्या आएगा? बहुत मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है भाई, चैट ऑफ। और अभी से सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा आप लोगों को मेरे साथ, आधा घंटा भी नहीं, मैं बोलूं तो आपको 20 मिनट बस मेरे साथ आपको जुड़े रहना है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या है ये बताता हूं। बेसिकली कैमरे में बंद अपाहिज की बात चलू। कैमरा है एक, कैमरा मतलब समझ लाओ एक टेलीविजन का एक सीन दिखाया है, टीवी का सीन दिखाया है, जिसका नाम है दूरदर्शन। दूरदर्शन वाले की बात चल रही, दूरदर्शन का एक सीन दिखाया है कि वो दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति को लेकर के आते, अपाहिज व्यक्ति को लेकर के आते दूरदर्शन में, और उस अपाहिज व्यक्ति से क्या पूछते हैं भाई? बहुत सारे सवाल पूछते हैं। देखो, दूरदर्शन वाले अपनी टीआरपी के लिए, टीआरपी मतलब ज्यादा पैसा कमाने के लिए, अपने लालच के लिए, है ना, अपने लालच के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपने लालच के लिए क्या करते हैं? एक अपाहिज जिसके पैर नहीं है, जो एक व्हील चेयर पे है, जो किस पे है? एक व्हील चेयर पे है, उस व्हील चेयर वाले बंदे को लेकर के आते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। उससे तरह तरह के सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि वो एक बार रो पड़े, कि वो कैमरे में देख करके रो पड़े, जिससे हमारे चैनल को क्या मिलेगी? हमारा चैनल को टीआरपी मिलेगी, हमारा चैनल उससे ज्यादा उड़ जाएगा। मतलब समझ रहे हो? एक दुर्बल आदमी को, एक कमजोर आदमी को, क्या बोला है? एक दुर्बल या एक कमजोर आदमी को लेकर के आए वो। समझ रहे हो? ये इसका ओवरव्यू है, एक स्टोरी बता रहा हूं कि एक कैमरे वाला है जिसमें एक संवाददाता है। संवाददाता क्या कर रहा है भाई? प्रश्न पूछ रहा है उससे। किससे पूछ रहा है? अपाहिज व्यक्ति से। एक संवाददाता अपाहिज व्यक्ति से बार बार प्रश्न कर रहा है मेरे भाई कि आप दुर्बल, आपको दर्द होता है, आप कैसे हुए? ठीक है, इस अपाहिज व्यक्ति को वो रुलाना चाहता है उसके दर्द पे। मतलब यहां पर एक तरीके से व्यवसाय के चक्कर में इतनी बुरी चीज दिखाई है कि दूरदर्शन वाले कितना गिर सकते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए, ये चीज यहां पे बताई गई है। देखो अब इसको समझना, तुमको समझ में आएगा कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। कौन बोल रहा है? मीडिया वाले बोल रहे हैं कि हम दूरदर्शन यानी हम टेलीविजन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। यहां पर दूरदर्शन वालों ने अपने आप को क्या बोला है? समर्थ शक्तिवान बोला है। दूरदर्शन वाले यानी इन मीडिया वालों ने अपने आप को क्या बोला है? ये आदमी ने क्या बोला है कि हम क्या हैं? समर्थ शक्तिवान है, कि हम दूरदर्शन वाले समर्थ शक्तिवान है, कि हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, कि हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें पास मीडिया की पावर है, हम प्रेस से हैं। समझ रहे हो? फिर ये क्या बोलते हैं? हम एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल यानी कि हम एक कमजोर को लाएंगे, एक बंद कमरे में कैमरा लेके आएंगे।
कमरे में कैमरा अनुप्रास अलंकार। कमरे में, एक बंद कमरे में एक दुर्बल यानी एक बेचारे अपाहिज को हम लेकर के आएंगे जो यहां पर बैठा हुआ है बापड़ा, ठीक है, कि अपाहिज को हम लेकर के आएंगे, है ना, और उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज है। पहला क्वेश्चन चालू होता है यहां से। ये आदमी जो है, ये कैमरा चल रहा है, कैमरे में बोल रहा है भाई, ये इंसान जो दिख रहा है आपको संवाददाता, ये एक तरीके से क्या बोल रहा है, तो क्या आप अपाहिज हैं, इसको बोल रहा है इसको, तो भैया क्या आप अपाहिज हैं। अब मनी मन अगर मैं वहां होता तो बोलता साढ़े दिख नहीं रहा तेरे को, यहाँ पे व्हील चेयर पे बैठा, मेरे को मजा आ रहा है क्या घूमने में, कि व्हील चेयर से घूमने में, जग घूमैया क्या मजा आ रहा है क्या मुझे, अपाहिज दिख नहीं रहा हूं कि है, मतलब समझ रहे हो, एक कमजोर आदमी है वो जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मतलब अपाहिज है, जिसके पांव नहीं है, वो चल नहीं सकता है। और ये दूरदर्शन वाले क्या पूछ रहे हैं भाई, क्या दूरदर्शन वाले क्या कि ये अपाहिज है क्या। अब यही खत्म नहीं होता है, तो आप क्यों अपाहिज है, उनसे पूछना कि आप क्यों अपाहिज हो गए। अब मेरे ऐसा बोलता भाई मुझे मजा आ रहा था, जान करके छत पे से गया, मैं सोचा था भाई मैं स्पाइडरमैन यूं करूंगा तो स्पाइडरमैन की तरफ बिल्डिंग पे आके यूं लग जाऊंगा, पीटर पार्कर बन जाऊंगा भाई मैं, लेकिन मैं नीचे गिर गया और मैं अपाहिज हो गया। अंदर से ऐसी आ रही होगी भाई बोलने के लिए उसको, अबे पगलू दिख नहीं रहा बापड़ा अपाहिज है, उससे क्यों पूछ रहा है कि तेरी टांग कैसे कटी, ये पूछ रही है। मतलब यहां पर तो मीडिया वालों की इंसानियत देखोगे कितनी अच्छी है, कि वो उसको रुलाना चाहते हैं उसके गम पर, कि रो दे। अब देखो फिर क्या पूछता है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा ना, आपको जो अपाहिजपन है दुख देता होगा। नहीं भाई मेरे को तो मजा आते, मेरी टांग नहीं है, मैं ऊपर से नाचता यूं कर करके मजा आते, ये मैं अपाहिज हूं। मतलब आप समझ सकते हो कितने बुरे क्वेश्चन पूछ रहा है वो उससे। समझ रहे हो, ये मीडिया की इतनी बेकार चीज है कि वो अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए कि हमारे चैनल को लोग ज्यादा ज्यादा देखेंगे, और अगर मान लो ये रो दिया, इसको कुछ हो गया, तो जनता हमारे हमारे चैनल को देखेगी ज्यादा, बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में। अब देखो आगे क्या होगा। अब जो भी चीज कोष्टक में लिखी है, ये ध्यान रखना, कोष्टक में जो भी चीज लिखी हुई है इसमें, इस पूरे पद्यांश में, कोष्टक में बेसिकली ये आदमी कोष्टक में जो लिखा है वो इस कैमरामैन से कह रहा है और उसकी टीम से कह रहा है कि भाई क्या करना है। तो कैमरा में क्या बोल रहा है वो उसको, यहां बोल रहा है कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। इसे वो जब उससे क्वेश्चन पूछ रहा है तो संवाददाता बोलता है कैमरे में दिखाओ, जूम करो इसे, जूम जूम करो, जूम जूम करके दिखाओ, कैमरा दिखाओ, इस अपाहिज को कैमरा में जूम करो, जूम जूम दिखाओ, इसके इसके टांग पे फोकस करो। समझ रहे हो, एक कुरीति बताई गई बुराइयां कैसे करा है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, लेकिन वो बेचारा आदमी बता नहीं पाया, कैसे बताए वो अपना दुख, किससे बताऊं दुख, किससे कहूं मैं दुख मेरा। मतलब तुम समझ रहे हो संवाददाता, न्यूज वाला, दूरदर्शन वाला कितना ज्यादा वो है, कैसे बताएगा बापड़ा वो, कैसे भाई कैसे नहीं बता पाएगा, कुछ नहीं बोल पाएगा। तो यहां पे आपकी खत्म होती है, ठीक है। तो यहां आपको वही बोल रहा है कि भाई उसको कष्ट हो रहा है, उससे पूछ रहा है कष्ट क्या होगा। बेचारा बापड़ा भाई जवाब ही नहीं दिया, ये कोई जवाब नहीं देता यहां पर, है ना, ये आदमी कोई जवाब नहीं देता आगे, क्योंकि वो खुद सोचता है कि इस पागल को मैं कैसे बताऊं। सीधी सी बात है, कैसे बताएगा। पहला पद्यांश खत्म हुआ, कुछ है पहले पद्यांश में, कुछ भी नहीं है, इजी। इसका क्वेश्चन संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखो, संदर्भ प्रसंग को आप साथ में लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। रचनाकार ने क्या लिखा इन पंक्ति में, टेलीविजन मीडिया की क्रूर संवेदनहीनता, की कोई फीलिंग ही नहीं भाई उनके अंदर, है ना, कि किस प्रकार शक्तिशाली लोग दूसरे लोगों को दुखों को बाहर दिखाते हैं। यहां पर लिखा हुआ कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए, साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू के लिए उसको पर्दे पर लाया जाता है, साक्षात्कार को बोलते हैं इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए उसको पर्दे पर कैमरे पर लाया जाता है ना, और सामाजिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के प्रयास में कार्यक्रम प्रस्तुत कहते हैं, है ना। एक कमजोर व्यक्ति को लेकर के आए वो, है ना, जल्दी बताइए, पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। मीडिया का विद्रूप, विद्रूप मतलब कि संवेदनहीन, चेहरा उजागर हुआ है, भाषा सरल है, खड़ी बोली है, व्यंजना शब्द शक्ति है, ठीक है। शब्द शक्ति व्यंजना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बात वो सीधी कर रहा है लोगों, लेकिन लोगों उसका अलग अर्थ निकाल रहे हैं। चलिए
है ना। आगे बढ़ेंगे, सोचिए, अगला आता है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? हैं, कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है, मजा आते हैं हमें तो, कैसा लगता है, मतलब बार उससे पूछा जा रहा है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, देखो देखो देखो, ये कोष्टक में लिखा है, मतलब वो उससे बोल रहा पास में, हम खुद बता देगा इसको इशारा करके कि ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, या ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, कैसा लगता है, मतलब तुम समझा रहे हो। यहां पर इन मीडिया वालों की संवेदनहीनता को दिखाया गया है कि इनके अंदर कोई संवेदना नहीं है, इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। वो उनसे पूछ रहा है कि आपको कैसा लगता है, बताएंगे आप कैसा लगता है। फिर बोलता है सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, वो उस पर प्रेशर डालते हैं अपाहिज व्यक्ति पे, अरे बताइए आप कि आपको कैसा लगता है, आपको कष्ट होता है कि नहीं होता है, आपको अच्छा लगता है, कैसा लगता है, आप अपने मुंह से बोलिए। अब वो अपाहिज आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा बेचारा, उसने बहुत बोला कोशिश तो करिए, आप कोशिश तो करिए। अब संवाददाता को लग गया कि अपाहिज व्यक्ति नहीं बोल पा रहा है, मतलब हमारा चैनल नहीं चलेगा, तो फिर वो अपने पास वाले कैमरामैन से कहता है कि हम ये अवसर खो देंगे, बोलता है कि हम ये मौका खो देंगे, इसको बोलना पड़ेगा वरना हमारी चैनल कोई देखेगा नहीं, टीआरपी कैसे बढ़ेगी, हमारा धंधा पानी कैसे चलेगा, ये बोल नहीं रहा कुछ भी, क्या करे। वो बहुत बहुत ट्राई करता है बोलने का, अरे बोलिए आप बताइए, कोशिश करिए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं, यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। देखो यहां पर ये बोलते हैं कि बेसिकली इसको रुलाने के लिए पूछते हैं कि यही अपाहिज व्यक्ति की अवस्था को नहीं समझ रहे हैं, ये अपने कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए इस व्यक्ति से पूछ पूछ कर उसको रुला देते हैं। और किसी भी दर्शक मनोरंजन को करने के लिए भाई, जिस अपाहिज कैमरे के सामने जो प्रस्तुत करता है, उसको बार बार संबंधित प्रश्न पूछता है कि वो एक तरीके से वो चाहता है भाई कि ये प्रश्न पूछ पूछ कर ये आदमी रो दे, वो चाहते हैं कि ये आदमी रो पड़े प्रश्न पूछ पढ़ कर, क्योंकि अगर रो देगा तो हमारे जो भी दर्शक है उन लोगों को मजा आ जाएगा। मजा कैसे आएगा भाई, कि उसको इंटरेस्टिंग कुछ मिलेगा, इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी भाई दर्शकों को देखने के लिए। देखो यहां लिखा भी है, तो तुम छोड़ो, ये पढ़ते। कभी स्पष्ट करता है कि टेलीविजन कैमरे के सामने बैठे शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति से पूछेंगे कि सोच कर बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, बार बार पूछकर कैमरे वालों को इशारा करके उसको अपाहिज होकर बताते हैं कि उसे ऐसा लगता है, बार बार उस अपाहिज से ऐसे ही सवाल करते हैं, बार बार कोशिश करने की सिफारिश करते हैं वह कैसा महसूस कर रहा है। कभी दूरदर्शन वालों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि टेलीविजन कैमरे वाले ऐसे अपाहिज की भावनाओं को नहीं समझते और अपने कार्यक्रम को अत्यधिक मनोरंजन बनाने के लिए बार बार अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछ पूछ कर उसे रुला देते हैं। मतलब यहीं पर वो बोल रहे हैं, यहीं पर पता है ये टेलीविजन वाले बोलते हैं कि बाकी दूरदर्शन वाले ऐसे क्वेश्चन नहीं करते हैं, अपाहिज को रुला देते हैं, हम तो अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, वो इंसान उसी के चैनल पे बोल रहा है दूसरों को, है ना, कि लोगों बाकी दूरदर्शन वाले लोगों ऐसे प्रश्न नहीं पूछते हैं, है ना, बोल रहे हैं ना कि कार्यक्रम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वो कह रहा है ऐसा वहीं पे कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए बाकी दूरदर्शन वाले ऐसा करते हैं, वो रुलाने का ट्राई करते हैं, वो ऐसे प्रश्न नहीं पूछते कि उनको कैसा लग रहा है, लेकिन वो उनको रुलाने का ट्राई करते हैं। तो भाई वो भी तो यही कर रहा है कि जो पूछ रहा है, तू भी तो यही कर रहा है भाई, फिर भी तू बोल रहा है दूसरों की बुराई करके, मतलब वो सांत्वना गेन कर रहा था। देखो लिखा है ना कि यहां लिखा है उसे रुला देते हैं, और फिर दर्शकगण भी मनोरंजन करने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति को रोने की प्रतीक्षा करते हैं। इस पंक्ति का मतलब यह है कि सिनेमा जगत अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी अपाहिज को अपने कैमरे के सामने प्रस्तुत करता है तथा बार बार उसे संवेदनशील प्रश्न पूछता है, उसे अवसर खोने का डर दिखाकर आत्मा का सामने खोलने का प्रयास करता है। अब लास्ट लेक्चर में भी यही समझाया गया है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, ये बोलता है कि भाई फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे ऐसी फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। वहां पर मीडिया वालों का एक तरीके से क्या करा है, मीडिया वालों की यहां पर बेइज्जती करिए कि हम अपाहिज की पीड़ा को इतना दिखाएंगे कि उसकी आंख से आंसू निकल जाए, है ना, कि आंखों की तस्वीर दिख जाए भाई, कि एक तरीके से उसकी पीड़ा, बेचैनी, हर एक चीज दिखना चाहिए, बहुत बड़ी तस्वीर दिखाएंगे उसकी, कि ये जो अपाहिज आदमी ये एकदम से रो दे। मतलब मीडिया वाले अपना लाभ कमाने के लिए इस अपाहिज आदमी को इतना बोलेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे कि इसकी फुली हुई आंख और उसको रोता हुआ दिखाएंगे हम। जब ये देखेगा तो जो हमारे दर्शक है उन दर्शक लोगों को देखने में मनोरंजन आएगा, मजा आएगा। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, कसमसाहट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कि उसके होठों में कसमसाहट का मतलब ये है कि एक तरीके से उसके होठ जो ऐसे हो जाएंगे ना, कसमसाहट का मतलब ये होता है कि उसके होठ तड़पते हुए दिखेंगे, उसके होठ भी ऐसे फड़फड़ाएंगे भाई, क्या होगा, उसके होठ भी फड़फड़ाएंगे, ऐसे देखेंगे। अब देखो कोष्टक आ गया आप यहाँ पे,
आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, है ना। अब वो बोलता है अपने पास वाले से कि आशा है कि भाई, अब देखो कोष्टक वाले के लिए यहां पे भी लिखा हुआ है, देखो देख, प्रस्तुत पंक्तियां कोष्टकों में देखिए, उसमें आपसे क्या औचित्य है। तो कोष्टक में दी पंक्ति के माध्यम से संयोजक अपनी बात को सार्थकता, स्पष्टता और विशिष्टता प्रदान करने की व्यक्त करता है। वो बोलता है कि भाई एक सार्थकता लेके आता है वो अपने इसमें कि भाई हाँ मैं अच्छा बोल रहा हूँ, है ना, मैं अच्छा बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। बाकी वो खुद ये चाहता कि एक और कौशिक दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों, कि आप भी रोएंगे भाई और यह भी रोएगा आराम से भाई, कि दर्शक सारे के सारे तसल्ली रखिए, हम भी रोएंगे। मतलब समझ रहे हो दर्शकों को क्या चाहिए भाई, कि ये रो दे। और यहां पर दूरदर्शन वाले यही काम कर रहे हैं, उसको रुलाने का। वो बार बार पूछ रहे हैं उससे, है ना, कि वो अगर वो हो गया तो हम उसकी एक बड़ी तस्वीर दिखाएंगे आपके आगे, और ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसमें वो रोएगा, है ना, कि अपंगता से पीड़ा दिखाएंगे उनको। दर्शकों को धैर्य रखने को कहता है कि कुछ ही समय में वह अपने प्रयासों से आपको भी रुला देंगे, परंतु कोशिश उसकी क्या होती है, नाकामयाब होती है। कोशिश क्या होती है उसकी, नाकामयाब होती है, कि वो रुला ही नहीं पाया उसको। ठीक है, अब क्या होता है, अब वापस यहां पे आ जाता है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब यहां पर जो संयोजक है, संवाददाता है, ये संवाददाता उससे कहता है, संवाददाता बोलता है कैमरामैन से कि बस करो, कैमरे पर, पर्दे पर कैमरे की कीमत है। देखो इसको ध्यान रखना, पर्दे पर कैमरे की कीमत है, पर्दे पर कैमरे की कीमत है। इसका मतलब क्या हुआ, पर्दे पर कैमरे की कीमत है का मतलब ये हुआ मेरे भाई, वही बोल रहा है पर्दा, पर्दा यानी कि टीवी, टीवी समझो एक तरीके से, टीवी या दूरदर्शन सिनेमा पर कैमरे की कीमत है। अब आखिरकार वो उस बूढ़े बूढ़े नहीं, अपाहिज व्यक्ति को रुलाने में असमर्थ रहा, तो उसने क्या बोला लोगों से, कैमरामैन से बोला, कैमरामैन कैमरा बंद कर दो। नहीं रोया वो, पर्दे पर वक्त की कीमत, हम इसको टाइम पास नहीं करेंगे, पर्दे पर वक्त की कीमत है, छोड़ दो। अब बोलता है, अब वो रोया तो है नहीं, हार गए वो, नाकामयाब हो गए अपनी काम करने में। फिर बोलता है अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। फिर वो पास में जाके बोलता है कैमरामैन से, बस थोड़ी सी कसर रह गई, रोया नहीं है, ये लंगड़ा रो देता तो मजा जाता। अब लंगड़ा मैं नहीं कह रहा हूं, वो उस तरीके से कह रहा होगा, क्यों, क्योंकि उसको उसका अपना टेलीविजन चैनल को अच्छा चढ़ाना था। तो उसने क्या बोला, भाई मुस्कुराइए, अब हम मुस्कुराएंगे। क्या बोल रहा है, ये तो रो नहीं रहा है अंदर अंदर, तो उन्होंने बोला अब हम मुस्कुराएंगे, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य युक्त एक कार्यक्रम, धन्यवाद, बने रहिए फलाना चैनल तक फलाने के साथ। मैं संवाददाता फलाना, कैमरामैन फलाने के साथ, दो है नहीं वो फलाना ढिमकाना। मतलब यह तुमने समझा, ये चैप्टर खत्म भी हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस यही है कि वो ये चाहता था कि जितना अपाहिज आदमी रोएगा, उसकी पीड़ा को हम जितना बाहर निकाल के बाहर निकाल पाएंगे, उतना हमारा चैनल अच्छा चलेगा, उतने हमारा चैनल के दर्शक व्यू बढ़ेंगे, दर्शक गणों को उतना मजा आएगा, उतना अच्छे मनोरंजन करेंगे वो। सिर्फ और सिर्फ उस मनोरंजन के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ उस मनोरंजन के चक्कर में ये न्यूज वाला, दूरदर्शन वाले लोग उस बेचारे अपाहिज व्यक्ति को रोने पर मजबूर कर रहे थे। लेकिन अपाहिज व्यक्ति रोया नहीं, वो क्या बोलता, उसका दुख इतना बड़ा था कि वो क्या रोता, कि उसके साथ इतने क्वेश्चन करे उन्होंने पूछने के लिए, तो भी वो नहीं रोया। ये यहां पर रघुवीर सहाय जी ने हमारे समाज में चल रही वो कुरीतियां, यानी कि वो बुराइयों को बताया है, जिसके तहत लोग अपने लालच में संवेदन को खो देते हैं, उनके अंदर की इंसानियत मर जाती है, उनके अंदर की एक फीलिंग, एक दया भाव मर जाता है कि वह इंसान पहले ही इतना ज्यादा कष्ट में है, और फिर भी हम उनको खुद के स्वार्थ के लिए और कष्ट पहुंचा रहे हैं ताकि वो उसके दुख पर रोए और जिसको दर्शक गण देखकर एंजॉय करे। यही बताया रघुवीर सहाय ने। देखो यहां पे लिखा भी है, कभी कहता है कि कार्यक्रम में संचालक दर्शक को अपाहिज की पीड़ा के अंतरुदन के कारण उसकी सूजन से बड़ी आंख की तस्वीर दिखाएंगे, साथ ही उसके होठों पर वास्तविक पीड़ा की बेचैनी दिखाएंगे। रोने की मुद्रा की बड़े पर्दे पर दिखाकर आश्वस्त होता है कि दर्शकों को अपाहिज की अपंगता का पीड़ा दिखा पाने में सफल रहा, परंतु प्रयास है कि उसको रुलाने में दर्शकों को धैर्य रखने को कहता है कि कुछ ही समय में हम अपने प्रयास से आपको भी रुला देंगे। किंतु कोशिश नाकामयाब होने पर कैमरामैन को निर्देश देता है कि बस करो, हम अपाहिज और दर्शक दोनों को एक साथ नहीं रुला पाए, अतः कैमरा बंद करे, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है और हम अधिक समय नहीं दे सकते, किंतु हम खुश है क्योंकि हमारा उद्देश्य सामाजिक प्रसारित करने का काम था और थोड़ी कसर रह गई हमारे, अर्थात कि दोनों को हम नहीं रुला पाए, है ना, कि दोनों को हम साथ में नहीं रुला पाए। कि वो अपाहिज व्यक्ति तो भाई पहले से दुख में था,
वो तो दिख ही रहा था कि भाई वो दुख में है, पर उनको ये था कि हम एक तरीके से जनता को भी रुला देंगे और अपाहिज व्यक्ति को रुला देंगे, और दोनों को रुलाने में वो क्या रहे, असफल रहे। पर तुम समझ रहे हो, यहां पर एक विकलांग व्यक्ति के दर्द की भारी नुमाइश का सजीव चित्रण किया भाई, कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये वाक्यांश बताया ना उसने, कि दूरदर्शन पर हावी व्यवसायिकता का चेहरा दिखाया है, कि कैसे लोगों ने अपने व्यवसाय, अपने पैसा कमाने के चक्कर में एक संवेदनहीन काम करते हैं कि लोगों भी रो देंगे। ये आदमी तो भली बूढ़ा बेचारा रो दिया हो हल्का सा, तो पहले दुखी था, लेकिन नहीं, ये चाह रहे थे कि दर्शक भी रोए, हम भी साथ में रोए। समझ रहे हो, उर्दू शब्द भी है, सरल भाषा है, पर्दे पर अनुप्रास अलंकार है। दूरदर्शन और मीडिया कर्मियों द्वारा किसी भी कीमत पर अपना व्यवसायिक हित साधने की बात की है, कि दूरदर्शन मीडिया वाले कैसे भी करके अपना फायदा करवाते हैं, इनको बस अपना फायदा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई। सो चैप्टर यहां पर कंप्लीट हुआ। इजी चैप्टर था बहुत ज्यादा, बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल सा चैप्टर है, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं यहां पर, बताओ। क्लियर लाडले? चैट क्यों नहीं चालू हुई? भैया अब चैट नहीं दिख रही तुम्हारी यार, अब दिखी, हाँ। क्लियर बेटे, क्या बात है, वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम, क्लियर सर, ओके, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके, वेरी नाइस। पोल करवाता हूँ, पोल में और समझ में आएगा तुमको, है ना अच्छे से। स्पाइडरमैन न्यू मूवी नहीं देखी यार बेटा, यार टाइम ही नहीं मिल रहा जाने का, आंख तो खराब है मेरी, क्या देखूंगा मूवी में। चलो एक पोल करवाता हूँ बढ़िया, उसमें पता चलेगा तुमको। पद्यांश में बंद कमरे में किससे प्रश्न करने की बात की जा रही है? किससे बात की जा रही प्रश्न करने की? कवि से, संचालक से, अपाहिज व्यक्ति से, या दुखी व्यक्ति से? बताओ किससे बात की जा रही करने की, बताओ। सर इस बार गद्य खंड भी एनसीईआरटी रीडिंग करवा लेना, गद्य खंड की एनसीईआरटी रीडिंग करना है तुमको। चलो देखते हैं, गद्य खंड में हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है। गद्य में तुमको रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली। एनसीईआरटी रीडिंग अगर तुम भी करके आ गए तो मैं तुमको यहाँ पर बड़े तरीके से समझा दूंगा, पर मैं ट्राई करूंगा कि मैं एनसीईआरटी रीडिंग कर पाऊँ, कि एनसीईआरटी भाई एक तरीके से थोड़ी सी टफ पड़ती है ना, तो तुमको मैं इजी लैंग्वेज में एनसीईआरटी का ही इजी लैंग्वेज में तुमको समझाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, कि एनसीईआरटी को इजी लैंग्वेज में तुमको समझा दूं मैं, है ना। एनसीईआरटी को ही इजी लैंग्वेज में समझाने का मैं ट्राई करूंगा, ओके। एनसीईआरटी रीडिंग करवा देना, ठीक है ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग जो होती है ना थोड़ी सी टफ पड़ती है, और मैं सोच रहा हूँ कि उस एनसीईआरटी, तुम्हारी एनसीईआरटी को ही इजी लैंग्वेज में लेके आऊंगा। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, कि तुम्हारी एनसीईआरटी मतलब तुम्हारी क्या, जो अपनी एनसीईआरटी है उसको ही रहेंगे उसके वर्ड्स, लेकिन इजी वर्ड्स रहेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लेना, टाइम बहुत लगता है, एग्जैक्टली रिया सही बोल रही है, रिया बहुत सही बोल रही है, कि एनसीईआरटी रीडिंग से टाइम बहुत लग जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी रीडिंग तुम करके आओ, जैसे मान लो अगले अगले थर्सडे में भक्ति चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, तो तुम लोग क्या करोगे, अगले हफ्ते मेरी क्लास के पहले भक्ति चैप्टर की एक बार रीडिंग करके आओ। पहले से मत करो रीडिंग, पहले से रीडिंग करो ही मत। सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, मेरी क्लास चालू होती है बेटा 6:15 पे, मेरी क्लास चालू होती है 6:15 पे, आप लोग बैठो 5:30 बजे रीडिंग करने,
5:30 बजे आप लोग रीडिंग करने बैठो। इसके पहले क्लास हो तो ठीक है, उसके पहले कर लो भले, क्लास के पहले, यानी आपकी क्लास मान लो 4:30 चालू हो रही है, तो 4:30 के पहले 4 बजे आप बढ़िया तरीके से रीडिंग करने बैठो। मैं नहीं कह रहा पहले से करो, गाँव पहले से मत करके रखो। 4:30 बजे आप 4 बजे रीडिंग करो या 5:30 बजे रीडिंग करो, मतलब शाम में मेरी क्लास के 1 से 2 घंटे पहले आप भली रीडिंग करके रखो उसको। उसके बाद तुम मेरी क्लास लो। जैसे भक्तिन वाला चैप्टर हमारा पहला, कोई सा भी चैप्टर मान, भक्तिन पढ़ा रहा हूं, कुछ भी पढ़ा रहा हूं, कुछ भी मान लो, है ना, कोई सा भी चैप्टर मान लो, कोई सा भी, गद्य का, गद्य या पद्य, कोई सा भी चैप्टर हो बेटा आपका, इसकी रीडिंग सिर्फ मेरी क्लास के 1-2 घंटे पहले कर लिया करो। तुम ये एक प्रैक्टिकल करके देखो। हाँ, दूसरी क्लास होती है, मुझे पता है दिनेश भाई, दूसरी क्लास होती है, इसके पहले तुम्हारी दूसरी क्लास होती होगी, इसके पहले तुम्हारी 6:15 के पहले 4:30 पे क्लास होती होगी, तो 4:30 के पहले 4 बजे कर लो। 4:30 के पहले 4 बजे तुम इसकी रीडिंग करके बैठ जाओ बढ़िया तरीके से। देखो तुम इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखो, इतना मजा आएगा ना तुम लोगों को, तुम भी बोलोगे सर मजा आ गया यार, ये चीज सही बताइए आपने, ठीक है, कि आपने सर ये चीज सही बताई है। कौन कौन करेगा जल्दी बताओ ये चीज, क्योंकि देखो कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मैं आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी में से पढ़ा सकता हूं, लेकिन कुछ चैप्टर जो है बहुत ज्यादा लेंथी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी में एक वर्ड के 2 मीनिंग बताने के बाद तुम्हें उसको तीसरा मीनिंग समझ में आएगा, समझ रहे हो। ऐसे में पढ़ा दूंगा मैं तो, एनसीईआरटी भी पढ़ा दूं, सब कुछ पढ़ा दूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं बेटा, मेरा तो काम ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुमको बहुत इजी तरीके से डिलीवर करूं, कि तुमको उस पार्ट को मैं इतना इजी बना दूं कि तुमको एक तरीके से स्टोरी पूरी छप जाए, समझ रहे हो, कि पूरी स्टोरी तुम्हारे दिमाग में छप जाए। जैसे मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करता हूं, शायद हम नेक्स्ट चैप्टर गद्य में से पढ़ेंगे, 1 मिनट बता देता हूं तुमको, 1 मिनट दो मुझे मेरे बेटा, 1 मिनट दो, मैं परिश्रम का नेक्स्ट चैप्टर देख के बताता हूं तुमको कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। परिश्रम में अपन नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं, लेक्चर प्लानर में देखता हूं 1 मिनट, हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भक्ति नहीं, हाँ देखो भक्ति नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। अब भक्ति चैप्टर है, अब देख मैं भक्ति चैप्टर की 1 मिनट में, देखो चलो इसका ये देखे तुम कहीं छाटे निकालता हूँ, सी आंसर है, तो अरे सी आंसर है अपाइज व्यक्ति से, ठीक है, देखो 95% बढ़िया। देख 1 मिनट में देखो बता ही देता हूँ निकाल के यार, एनसीईआरटी रुक जा, इतना क्यों सोचना, मैं तेरे को निकाल के बताता हूँ एनसीईआरटी बढ़िया तरीके से, ठीक है। कहाँ गया, हाँ एनसीईआरटी, देख मैं देखो निकाल के बना, ये एसी कहाँ है बंद हो गया भाई, हाँ ठीक है। 12th सब्जेक्ट हिंदी, बुक टाइटल आरो वितान, आरो, ठीक है, आरो भक्ति वाला चैप्टर किधर आता है यार, 2 3 4 5 6 7 8, 7वें नंबर नहीं 8वें पे आएगा शायद, एक तो इसका गद्य पद्य का, हाँ आ गया 8वें नंबर पे, ठीक है, महादेव वर्मा। जैसे अब ये है, देखो मान लो ये वाला भक्ति चैप्टर है, अब भक्ति वाला चैप्टर हमारा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पन्ने का है, समझ रहे हो। अब इस 10-11 पन्ने को अगर मान लो मैं तुमको एकदम देखो पढ़ाऊंगा इसकी स्टोरी, क्योंकि मैं जितनी भी चीज लेके आता हूं तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर से लेके आता हूं, पहली बात तो ये है। अब तुम इसको बढ़िया बैठ के पढ़ो कि भाई छोटे का तो दुबले शरीर वाली भक्ति ने अपने पतले ओठों के कानों में दृढ़ संकल्प और एक छोटी आंख में विचित्र समझदारी लेकर जिसे पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है, पर जब कोई जिज्ञासु संबंध प्रश्न कर बैठता तो पलकों का आदि पुतली ग्राह चंदन के मुद्दे में हड्डी ऊपर करके विश्वास बढ़ते करती थी। अब भाई ये इन्होंने इतनी बड़ी चीज यहाँ बताई है, मैं इतनी पूरी चीज को मतलब समझो, एक प्रैक्टिकल बात कर रहे, देखो तुम समझदार रोटी खाते हो, एक प्रैक्टिकल बात करता हूं कि मैं इतने बड़े पैराग्राफ को, जो कि कम से कम 2 4 6 8 10 12 लाइन का पैराग्राफ है, इस 12 लाइन के पैराग्राफ की पूरी समरी अच्छे से 3 लाइन में समझा सकता हूं अगर मैं तुम लोगों को बढ़िया तरीके से रिटर्न में। तो ये इतने बड़ी चीज को मैं रीडिंग करवाने से, मेरी रीडिंग करवाने से क्या फायदा, हाँ इसको तुम लोग रीडिंग करके आओ तो तुम्हें पट से 3 लाइन में उसका, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूं यहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूं इसलिए तो पढ़ा रहा हूं, ताकि तुम लोग को इजी से समझ में आ जाए, है ना। तुम बस इसकी रीडिंग करके आओ, बाकी तुम मेरे पे छोड़ दो। इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव तुम्हारा नहीं जाएगा, इतनी बात ध्यान रख लेना, इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव तुम्हारा नहीं छूटेगा, इतनी चीज मेरी ध्यान रख लेना है, एक भी नहीं छूटेगा, इतनी में ध्यान रखना कि एक भी ऑब्जेक्टिव को मैं यहां से नहीं छूटने दूंगा, ठीक है। ये जो भी है यहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए हमको एनसीईआरटी पढ़ के आनी पड़ती है। बस तुम लोग को मैंने एक ट्रिक बताई है, ये ट्रिक ध्यान रखो, 1 से 2 घंटे पहले इसको पढ़ के आ जाओ,
मेरी क्लास से 2 घंटे पहले। अपाहिज व्यक्ति से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बताओ उसका क्वेश्चन फटाफट करके बताओ। ओके सब ठीक है, वेरी नाइस। मैं जहां रहूं के भी नहीं हूं, तेरी याद साथ है, किससे कहूं के नहीं कहूं, ये जो दिल की बात है, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है। क्या बात है, 91% बच्चे। और चुपके इस दिल में तन्हाई बढ़ती है, बस याद साथ है। कविता में समर शक्तिवान अपने आप को किसने कहा था? हम समर शक्तिवान, है ना? किसने कहा था? कविता के पाठकों ने, मीडिया कर्मियों ने अपने आप को, क्या था, नहीं दूरदर्शन वालों ने, या कवि ने, अभ्यास व्यक्ति ने? किसने बोला था कि मैं शक्तिमान हूं? बताओ। गंगाधरी शक्तिमान है। कहीं तो दिल में यादों की एक सूनी पड़ जाती है, तुमको भी है खबर, तुमको भी है पता, दूर होके भी तुम मुझसे, तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना। क्या बात है भाई। दूरदर्शन को किसकी वेदना से खिलवाड़ कर रहे थे दूरदर्शन वाले? एक अपाहिज व्यक्ति की, एक सक्षम व्यक्ति की, या एक व्यवसायी व्यक्ति की, या फिर एक संवाददाता की, है ना? कि किसकी वेदना से, किसके किसके दुख से खिलवाड़ कर रहे थे वो? बताओ किसके दुख से, तुमको तो पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। एक बार सर आई कॉन्टेक्ट सॉन्ग सुना है। आई कॉन्टेक्ट कौन सा सॉन्ग है भाई? आई कॉन्टेक्ट कौन सा, जो कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ? कौन सा सॉन्ग है आई कॉन्टेक्ट? बोलो ना क्यों ये चांद तुम्हारे, चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, से निकल के फिजा जो है बहकी, रात है फिर महकी महकी। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना, दो ना। अपाहिज व्यक्ति की, ठीक है, दे दिया। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जवाब दिया है तुमने, अच्छा जवाब दिया है, अच्छा सीला दिया। अब देख भाई, क्वेश्चन आंसर को देख जल्दी फटाफट, इधर मेरे पास, जल्दी आजा मेरे लिल्लू। ओए लिल्लू मत रोए, आजा। कैमरे में बंद अपाहिज व्यक्ति कविता में रघुवीर साय ने किस सामाजिक विडंबना को बांधने का प्रयास किया? 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या बोला है भाई? मीडिया की संवेदनहीनता और शोषणकारी विचारधारा पकड़ करते हुए समाज के कमजोर वर्ग के प्रति दिखावटी सहानुभूति और बाजारीकरण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनकी पीड़ा का इस्तेमाल करने की सामाजिक विडंबना का उदाहरण किया गया है। साथ साथ नेक्स्ट बढ़ू मैं आगे कि कविता में ये क्या गया था भाई बीच में? हाँ ठीक है, ये कोष्टक वाला तो मैंने तुमको पढ़ा दिया कि कोष्टक में दे रखा है। अगला,
कैमरे में अपाइज, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता, ये भी एक PYQ है तुम्हारा, ये भी PYQ है ना, ये भी PYQ है कि करुणा के मुखौटे मतलब कि एक दया के मुखौटे में छिपी क्रूरता, क्रूरता मतलब जो वो कर रहे थे, क्योंकि इसने बोला कि कवि ने शक्तिशाली वर्ग की क्रूरता को उजागर किया है कि यह वर्ग जैसा चाहे वैसे कार्य करवाते हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने विचारों के अभिव्यक्ति है, जैसे जो दूरदर्शन वाले कर रहे थे। कि कवि ने अपाहिज व्यक्ति के प्रति करुणा भाव प्रकट किया है। किसने? कवि ने लिखा है कि कवि ने ये लिखा है कि जो बेचारा बापड़ा है, ये तो अपाहिज तो बेचारा भले ही आदमी था ना, लेकिन टेलीविजन कैमरा अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और कारोबार को बढ़ाने के लिए अपाहिज व्यक्ति के प्रति संवेदनशील रवैये को अपनाते हैं। बेटा देखो, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने से आपको चैप्टर भी क्लियर होता है। हम समर्थ, शक्तिवान और हम दुर्बल को लाएंगे इस पंक्ति में, मतलब क्या है? इसका मतलब यह है टेलीविजन और कैमरा और दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य किया है, जो दूसरों की दुर्बलता का फायदा उठाकर अपने आप को प्रसिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सेम यहीं पे लिखा है, एक सा पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पर्दे पर वक्त की कीमत है, यह कहकर पूरा साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया कैसे बदल दिया, क्योंकि उसको पता है व्यावसायिक प्रवृत्ति को उभारा है कि वो व्यवसाय करना है भाई उसको, है ना, कि उसको एक तरीके से धंधा चलाना है उसको। इसलिए इसने बोला था, क्या बोला था कि क्या बताइए कवि कि दूरदर्शन वाले यह चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति को दुखी देखकर दर्शक गण भी रोने लगे। इस तरह दृश्य को वे अधिक समय तक दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक पर्दे पर वक्त की कीमत भी होती है। आपके क्वेश्चन आंसर भी मिल गए, सब कुछ मिल गए, बस दिक्कत है, बाकी है चीज किसी की, आपकी वो रिवीजन की। इसके रिवीजन प्लस क्वेश्चन आंसर की आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे भाई, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना आप लोगों का सिस्टम बढ़िया चलेगा। ठीक है, समझ गए? तो इसकी प्रैक्टिस आपको करना है, एंड साथ साथ आपकी जो रीडिंग है वो करके आना, क्योंकि अगले लेक्चर में बिना रीडिंग से काम नहीं चलेगा। क्योंकि यहां तो मैं लाइन बाय लाइन तुमको सब बता देता हूं। अगले लेक्चर अपना गद्य चालू होने वाला है। अपन ने 4 चैप्टर पद्य के पढ़ लिए, 4 अब गद्य के पढ़ेंगे, फिर 4 पद्य के पढ़ेंगे, फिर 4 गद्य के पढ़ेंगे, और हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो गद्य में आप लोगों को रीड करके आना है। कौन सा? भक्तिन को पढ़ेंगे। भक्तिन एक बेहतरीन लड़की थी बेटा, लेकिन भक्तिन का नाम भक्तिन क्यों पड़ गया? इसका नाम लक्ष्मी था, लेकिन इसके पास लक्ष्मी नहीं थी, यानी पैसा नहीं था। बेटा इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली है, बहुत बढ़िया स्टोरी, बहुत बढ़िया स्टोरी। ठीक है, इस स्टोरी को पढ़ने में काफी मजा आएगा आप लोगों को। एंड यस, आई होप कि आप लोगों को क्लास में मजा आया होगा एज यूजुअल, जैसा कि आपको भाई अच्छा लगता है हर बार क्लास में। एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज स्प्रेड योर लव आफ्टर द क्लास and tell how this class meant to you. And yes, I know this class is as usual class, okay, इसी होती है। Thank you so much guys for this lecture. I hope you really enjoy this lecture, and this is your Nikku Bhaiya signing off.